Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Track to Knowledge. So we are back again with a new video and that is role of military in Turkish politics. ये क्वेश्चन है CSS का जो कि FPSC ने दिया था पास्ट पेपर्स में। आप पॉलिटिकल साइंस के देख भी सकते हैं खुद FPSC की वेबसाइट में। आई थिंक वो 2018 में भी आया था एंड 2019 में भी आया था एंड द क्वेश्चन वाज क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मिलिट्री इन टर्किश पॉलिटिक्स। कि जो रोल ऑफ मिलिट्री है टर्किश पॉलिटिक्स में, इस पर आपने कमेंट करना था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एज वी नो दैट योर टाइम इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस, सो हमने आपके लिए ये एक आउटलाइन से बना दी है कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। टुडे वीडियो विल बी ऑन पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 में हम क्या क्या बताने जा रहे हैं आपको। देन पार्ट 2 विल बी अपलोडेड इन नेक्स्ट वीडियो। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा कि पार्ट 2 में क्या क्या हम बताएंगे और वो उसकी डिटेल उसमें हम आपको देंगे। एक क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों कि जो मिलिट्री का रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट है या हमेशा मिलिट्री का इतना इन्फ्लुएंस रहा है टर्किश पॉलिटिक्स में। तो so let's start today's video. Before starting today's video, I would ask you, or I would request you to subscribe our channel and press the bell icon for a more interesting videos like this. So kindly don't forget this and subscribe for more interesting such videos. So let's start today's video. How to then I will say how to introduce this question or this topic. So as we all know that the Turkey always wanted to obtain full membership of European Union, and the question which is stipulated by Brussels to Turkey is their role of military in Turkish politics, कि वो आपकी मिलिट्री का जो इतना टर्किश पॉलिटिक्स में रोल क्यों है। So in order to achieve this purpose or this aim, a number of reforms has been taken. बहुत से reforms has been done किए गए since especially since 2002 under the AKP गवर्नमेंट, जो कि AKP गवर्नमेंट जो कि तैयब अर्दगान की पार्टी है। इस पार्टी के अंडर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए in order to curtail or curb the military influence in politics. So we can say that military influence has almost been diminished, कम हो चुका है। Over the past few years, number of जो military officials थे have been arrested. उनको अरेस्ट किया गया अर्जेनिकन केस के अंडर, जिसमें ये था कि दे वर ट्राइंग अ कू अगेंस्ट AKP गवर्नमेंट, के वो एक कू करना चाहते थे। वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो वो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं दे रिफ्यूज़ सच एलिगेशंस। वो तमाम इन जो हैं इल्ज़ाम हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी कैन से कि देयर इज़ अ पावर स्ट्रगल स्टिल गोइंग ऑन बिटवीन AKP गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑफिशल्स। जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं इनके दरमियान अभी भी एक पावर स्ट्रगल चल रही है। सो देन कम्स द मिलिट्री इन द ऑटोमन लेगेसी। मिलिट्री जो है वो ऑटोमन एम्पायर से ही चली आ रही है। मिलिट्री का रोल इसमें चला आ रहा है कि एज वी नो कि जो जेनिसरीज है वो 16th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी कंसिडर की जाती थी। तो जब बैटल ऑफ वियना हुई, बैटल ऑफ वियना में क्या हुआ कि जब डिफीट हुआ, किसको, ऑटोमन एम्पायर को डिफीट हुई, तो जो जेनिसरीज है उसकी इन्फीरियरिटी प्रूव हो गई किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ यूरोप के सामने। देन जब जेनिसरीज ने देखा कि वो उनकी जो मोनोपली है वो ख़त्म होती जा रही है, जो उनकी सुपीरियरिटी है वो कम होती जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अ रेबेलियन विच रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उन्होंने एक रेबेलियन स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन के टर्की में या ऑटोमन एम्पायर में आई। फिर देन कम्स द टर्क रेवोल्यूशन। इस रेबेलियन के बाद क्या हुआ जी कि यंग टर्क रेवोल्यूशन ऑफ 1908 हुआ। वो 1876 के और 1908 के टर्क रेवोल्यूशन में रिजल्ट हुआ। एंड उसमें क्या किया कि उन्होंने डिमांड किया जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की के, जो टर्की है उसकी मॉडर्नाइजेशन की जाए और टर्की मस्ट बी सेकुलर। एंड जब जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर वो कोलैप्स कर चुका था, तो जो मिलिट्री थी उसका जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो वो उस मिलिट्री ने क्या किया कि उन्होंने दे फॉट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है लड़ी। और फिर क्या हुआ कि द ट्रीटी ऑफ लुज़ैन के बाद, आफ्टर ट्रीटी ऑफ लुज़ैन, द मिलिट्री फाउंडेड द मॉडर्न टर्की बीइंग सेकुलर। जो मिलिट्री ने जो मॉडर्न सेकुलर टर्की की बुनियाद रखी।
So in continuation of this military's role after creation of Kemalist Republic, Kemalist Republic के बाद जो मिलिट्री का रोल था वो क्या था, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो टर्की थी उसको उन्होंने सेकुलर रिपब्लिक बनाया। वर्ल्ड वार वन के बाद मुस्तफ़ा कमाल जो है एक मर्ज सुप्रीम लीडर जो है वो मर्ज हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने अदर जनरल्स के साथ मिलकर उसने मॉडर्न टर्की की या मॉडर्न नेशन स्टेट की बुनियाद रखी। उसने जो टर्की को उसमें ट्रांसफॉर्म किया। फिर उसने उसमें अपने 6 प्रिंसिपल्स भी दिए। 6 प्रिंसिपल्स में ये था कि जो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल था रिपब्लिकनिज्म में क्या था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ ओटोमन एम्पायर को उसने क्या किया कि उसका ख़ात्मा किया। देन कम्स द पॉपुलिज्म में ये था कि पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हर तबके के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड इंक्लूसिवनेस में ये होता है कि जैसे कि अफगानिस्तान से आजकल डिमांड की जा रही है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें तमाम माइनॉरिटीज़ को जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिवनेस इसमें भी इसने मुस्तफ़ा कमाल ने दिया। फिर देन कम्स वुमेन राइट, उसने वुमेन राइट टू वोट दिया एंड सोशल रेवोल्यूशन। अच्छा, डेमोक्रेसी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपब्लिकनिज्म में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या था कि ये अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये है कि डेमोक्रेसी मींस कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल होनी चाहिए, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होनी चाहिए। देन कम्स द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में क्या था कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन उसने किया, पॉलिटिक्स एथनिक, और उसने किया एथिक्स का किया। फिर क्या उसने अडॉप्ट किया कि वेस्टर्न कोड ऑफ लॉ अडॉप्ट किया। रिफॉर्म उसने क्या किए कि उसने ट्रेडिशनल टू इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की, ग्रैंड नेशनल असम्बली को फॉर्म किया, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम, फिर कोर्ट्स वगैरह या जुडिशल सिस्टम का उसने जो बुनियाद रखी। दैन स्टेटिज़म, स्टेट की पॉलिसी उसने मुस्तफ़ा कमाल ने जो है दी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिए। दैन या आप कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि आजकल चाइना भी जिसको फॉलो कर रहा है कि पीस एट होम मीन्स पीस इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मुस्तफ़ा कमाल ने जो टर्की को सेकुलर किया उसमें उसने क्या किया कि उसने रिलीजियस कोर्ट्स और स्कूल्स को अबॉलिश किया। उसने जो टर्किश एक फैज़ होती थी, टोपी टाइप या टर्किश कैप आप कह सकते हैं, वो पहनना मस्ट होता था। उसने कहा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर का अडॉप्ट किया। फिर उसने क्या किया कि इसके अलावा उसने सब्सटीट्यूशन ऑफ लैटिन अल्फ़ाबेट, एज वी नो के पहले अरबिक अल्फ़ाबेट चलते थे, तो उसने उसको लैटिन अल्फ़ाबेट के साथ उसका सब्सटीट्यूट किया, मुतबादिल मतलब कि उसके तौर पर इस्तेमाल किया। फिर जो आर्मी की फिर कम्स द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या था कि वन लैंग्वेज होनी चाहिए, वन कल्चर होना चाहिए। एज वी नो द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसने यहाँ पे एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट भी दिया। अच्छा, आर्मी का क्या था कि आर्मी जो थी वो गार्डियन ऑफ द रिपब्लिक अपने आप को समझती थी कि हम गार्डियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी, रिपब्लिक के भी। जैसे कि आप ये दे सकते हैं टर्किश आर्म सर्विसेज इंटरनल सर्विस कोड के तहत कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आर्म सर्विसेज टू प्रोटेक्ट टर्किश टेरिटरी एंड रिपब्लिक एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन जो मिलिट्री के इतने टेक ओवर्स क्यों हुए, हालांकि बहुत सारी एफर्ट्स भी की गई कि टू कर्ब दिस मेनेस ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना नहीं प्रिवेल कर सकी। मुस्तफ़ा कमाल ने एक लॉ भी पास किया 1923 में, जिसमें जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशल्स थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने उसमें ओब्लाइज किया कि हम रिज़ाइन फ्रॉम आर्मी, जो कि पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट हुए थे। देन कम्स द मिलिट्री टेक ओवर। जो मिलिट्री टेक ओवर हुए हैं वो उसमें क्या क्या थे, अभी तक 6 मिलिट्री टेक ओवर हो चुके हैं। 6 मिलिट्री टेक ओवर में मे 1960 का कू था जिसमें सिविल गवर्नमेंट को अरेस्ट किया गया एंड उसको ट्रेजन के चार्जेस, ट्रेजन मीन्स कि उसको इसमें आप मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं, तो वो चार्जेस लगाए गए। मार्च 1971 का कू, उसमें क्या था कि प्राइम मिनिस्टर को फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करे। देन कम सितंबर 1980 का कू। सितंबर 1980 के कू में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें बहुत सारे सिविलियंस को अरेस्ट किया गया। देन कम्स द फरवरी 1997 का कू। जो इसमें हुआ था वो ये का पीएम ने रिज़ाइन किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। 4 कू हो गए। फिर 5वां कू जो लगा वो अप्रैल 27 को, जिसको ई कू भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो जनरल स्टाफ था वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने स्टेटमेंट दिया वेबसाइट कॉज, और उसकी वजह से वेबसाइट पे जो अपना ई कू मतलब कि उसकी वजह से लग पाया, उसने अपनी वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट दिया। दैन कम्स द लास्ट कू ऑफ जुलाई 2016। उसमें क्या हुआ था कि उसमें कू तो किया गया, वो आप सब बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन वो फेल क्यों हुआ कि उसमें तैयब अर्दोगन के साथ बहुत सारे लोग थे और टर्की के जो पीपल थे उन्होंने रेजिस्ट किया। सो नेक्स्ट जो है
वो आप ये दे सकते हैं कि क्रिटिकल अप्राइजल उसमें मिलिट्री की जो इंटरवेंशन थी उसमें ये था कि मिलिट्री ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, लिबरल इकोनॉमी की, और उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। ये मिलिट्री का एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी था कि सेकुलरिज्म मिलिट्री ने ही प्रिवेल किया, उसने ही उसको प्रमोट किया सेकुलरिज्म को। दैन जो आपकी ये आज का टॉपिक था, ये हमारी वीडियो की आज का पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and stay tuned for more videos like this. Thank you and Allah Hafiz.